हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। गाइस प्लीज स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं जानता हूँ एग्जाम के टाइम पे बीइंग एन एस्पिरेंट तो मैं समझ सकता हूँ कि ज़्यादा परेशानी रहती है, बट पॉजिटिव रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पॉजिटिव रहा करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी ना, कुछ नहीं कर पाता इंसान वहाँ पे। ठीक ठाक अच्छा खासा क्वेश्चन इंसान गलत करके आता है और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आता है और कहता है अरे ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये मैंने कैसे गलत कर दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है। तो कुछ भी मत रखो दिमाग में, कोई भी फालतू किसी भी किस्म का नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, जो मैंने आपके साथ स्ट्रेटजिक पोर्शन डिस्कस किए थे उनके ऊपर ध्यान दो। इन दिनों ज़्यादा ध्यान आपको किस चीज़ के ऊपर रखना है, जितना हो सके मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करो, ग्रामर प्रैक्टिस करो, ग्रामर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। रीजनिंग, मैथ, ग्रामर, रीजनिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं सिर्फ जीके पढ़ के मैथ को साइड पे छोड़ दूंगा, रीजनिंग को साइड पे छोड़ दूंगा, मैं एग्जाम निकालूंगा, बड़ा ही बेवकूफ़ इंसान है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। फाइन। तो आप एग्जाम में देखोगे, उन एस्पिरेंट से पूछो जिनके एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, उनका बेसिक चीज़ क्या होती है उनकी, उन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दिया होता है, ग्रामर के ऊपर ध्यान दिया होता है, रीजनिंग के ऊपर ध्यान दिया होता है। तो इसलिए देखो, आई एम जीएस टीचर, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, मेरा ये काम है। बट मैं आपको कहता हूँ कि मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, मैं कहता हूँ रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, मैं कहता हूँ ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो इन दिनों ज़्यादा उनको। और जीके के अंदर मैं बार बार कह चूंगा, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूँ, मैं वहाँ पर भी कहता हूँ कि ज़्यादा फोकस अगर जीके में करना है, जो हम जेके एसएसबी का ट्रेंड देखते हैं, वो ज्योग्राफी के ऊपर करो। इंडियन ज्योग्राफी, जेएंडके ज्योग्राफी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की जो ज्योग्राफी है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। जो भी वहां पर दिए है ना, पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, क्लाइमेट, क्रॉप्स, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो उनको। हिस्ट्री जो दी है, इंडियन हिस्ट्री जो दी है, जेएंडके की हिस्ट्री जो दी है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से एक और टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दिया था उन्होंने, यूएनओ, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इकोनॉमी जो मैंने आपको कराई थी कल लास्ट टाइम जो है, उसी के ऊपर लेक्चर लेकर आया था मैं, एमसीक्यूज मैंने करवाए थे, उसको भी नहीं छोड़ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो जीके में इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप बाकियों को छोड़ दो, गो थ्रो सबसे करो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन ज्यादा जो फोकस है, जो बार बार रिवाइज करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और जो बाकी टॉपिक जैसे यूएनओ मैंने कहा उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब यहाँ पर हम लोग जेएंडके की जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे मैंने आपको कहा, आज मैं सिर्फ हिस्ट्री आप जम्मू एंड कश्मीर आपको करवाऊंगा, और कल कल जो लेक्चर आएगा उसके ऊपर हम ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके और इकोनॉमी ऑफ जेएंडके दोनों को करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें टॉपिक बहुत सारे ओवरलैप्स हो जाते हैं। जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स है, वो इकोनॉमी के अंदर भी आता है, ठीक है, लेकिन वो ज्योग्राफी के अंदर भी आता है। तो वैसे टॉपिक्स ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो दोनों के अंदर आते हैं, वो लोग हम कल डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फाइन। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ। नीचे आपको मालूम होगा हम आपकी चैट को लाइव रखते हैं, वो लाइव होती है, रियल टाइम पे आपकी वहाँ पे चैट चल रही होती है, तो वहाँ पे जवाब दिया करो सब लोग। और वहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि बाकी लोग क्या जवाब दे रहे हैं, मेरा आंसर क्या आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है, मेरे सही आ रहे हैं या मुझसे ज़्यादा बाकी लोग हैं जो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह का आपको पता लगता है आप लोग स्टैंड कहाँ कर रहे हो। फाइन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सोर्सेज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो हिस्ट्री है ना, उसमें जो सोर्सेज आते हैं जहां से हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, उनमें सबसे ओल्डेस्ट सोर्स कौन सा है, कि इससे पुरानी और कोई बुक नहीं है, ये सबसे पुरानी बुक है। शाबाश। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ये तो पहला ही टॉपिक, जब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ते हैं तो पहला ही टॉपिक होता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन क्या है, नीलमत पुराण, राजतरंगिणी, लोक प्रकाश या कश्यप पुराण, बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीलमत पुराण। तो नीलमत पुराण जो है ये ओल्डेस्ट सोर्स है, ओल्डेस्ट सोर्स है। ओके। और इसका जो है बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे, कहीं पे लिखा है नीलमत पंडित, कहीं पे कुछ और नाम लिखा होगा, बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं नीलमत पुराण का ऑथर कौन है ये नहीं पता है। अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग नाम दिए होंगे, बट वो एक्यूरेट नहीं, वो ऑथेंटिक नहीं है। नीलमत पुराण के ऑथर का हमें मालूम नहीं है। लेकिन बाकी जो इसके अलावा जो भी, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपने जहाँ से भी हिस्ट्री पढ़ी होगी,
ये सारे सोर्सेज आपको याद करने हैं, और उसके बाद इनके ऑथर, इनके राइटर कौन है, किसने लिखा है, और उनकी जो ट्रांसलेशन भी अगर उनकी की हुई होगी तो वो भी आपको याद रखनी होगी किसने की है, किस लैंग्वेज में की है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एंशंट या फिर संस्कृत सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनमें से कौन सा एक एंशंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। शाबाश। ध्यान से देखो, एंशंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है कुतनमता काव्या, ऑप्शन बी है विक्रमंकदेव चरिता, ऑप्शन सी है लोक प्रकाश, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबो। सो द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए इज ऑप्शन डी। ये सारे ही क्या है, एंशंट सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री के लिए, जिनको संस्कृत में लिखा गया है। ओके, जैसे नीलमत पुराण है, कुत्तानी माता कव्या है, ठीक है, विक्रमन का देव चरित्र आप बिल्हाना, राजतरंगिणी है, लोक प्रकाश है। फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट संस्कृत सोर्स हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, डैश डैश हैज ट्रांसलेटेड बुक इनटू कश्मीरी फ्रॉम इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ आर एस पंडित राजतरंगिणी। आपको मालूम होगा जो राजतरंगिणी बुक है, राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है, रिवर ऑफ किंग्स। तो ये किसने लिखी है, इसके राइटर है पंडित कल्हन, और पंडित कल्हन को बताया जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। तो ये जो साथ साथ में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप लोगों को, अगर ये मालूम नहीं है तो पेन कॉपी पकड़ा करो, इनको भी साथ साथ में लिखा करो। और जिन लोगों को ज्यादा जल्दी है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो स्किप करो, बाद में आ जाना, जब रिकॉर्डेड होगी उस वक्त देख लेना, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना है। फाइन। तो राजतरंगिणी जो है वो एक मोस्ट काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री का, पंडित कल्हन ने उनको लिखा और उनको फर्स्ट हिस्टोरियन कहा जाता है कश्मीर का। ठीक है, तो ओरिजिनली जब उसे लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था, फिर आपने देखा होगा जैनुल आबदीन के टाइम पे मुल्ला अहमद ने उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। फाइन। इसी तरह से इंग्लिश में ओरल स्टीन, AUREL, ओरल स्टीन ने जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और जो पंडित RS पंडित है इन्होंने भी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फाइन। तो RS पंडित ने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था ना, उस ट्रांसलेशन को फिर कश्मीरी में ट्रांसलेट इनमें से किस ऑथर ने किया है, ये आपके पास सवाल है। बताओ इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास डॉक्टर बशर बशीर। फाइन। ऑप्शन बी है आपके पास ज़हूर मीर, डॉक्टर ज़हूर मीर, प्रोफेसर माजिद हुसैन, एडवोकेट ज़िया मोहम्मद साद। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कश्मीरी में ट्रांसलेशन की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बशर बशीर जो है, इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कश्मीरी में ट्रांसलेट किया, पहली बार जिन्होंने किया था बशर बशीर है, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो इन्हीं का नाम आता है, और ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बशर बशीर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो एक और चीज़ आपने यहाँ पर देखो, लास्ट रूलर पूछा कारकोटा डायनेस्टी का। जो भी डायनेस्टी पढ़नी है फिलहाल तो इन डायनेस्टी का आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले डायनेस्टी कौन सी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, क्योंकि इन डायनेस्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ये याद रखना, KUGL, KUGL, इसका क्या मतलब है, कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी। फाइन। तो KUGL याद रख लेना। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी डायनेस्टी पढ़ोगे उस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर, उस डायनेस्टी का लास्ट रूलर और उस डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर, ये 3 चीज़ें भी याद कर लेना। तो यहाँ पर पूछा कारकोटा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है। अब फर्स्ट रूलर तो सबको मालूम होगा कि कारकोटा डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है, वो सबको मालूम है कि फाउंडर कौन है, वो है आपके दुर्लभ वर्धन। यहाँ पर पूछा लास्ट रूलर कौन है, तो लास्ट रूलर कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर ऑप्शन डी, जयापीड़ा। जयापीड़ा इज द लास्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है सुया, अ ग्रेट इंजीनियर ऑफ एंशिएंट कश्मीर विटनेस द पीरियड ऑफ। सुया जो है इनमें से नीचे दिए गए रूलर में से किसके टाइम पे थे, और ये एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। झीलम नदी को उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आया करते थे, तो इनने झीलम नदी को साफ करवाया था, और भी बहुत सारे इन्होंने पुल वगैरह उस टाइम पे बनाए थे। तो ये किन के टाइम पे थे, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी आपको याद रखनी, जैसे कि सुया है किसके टाइम पे थे, ग्रेट इंजीनियर, ग्रेट पोएट, ग्रेट हिस्टोरियंस, ये भी आपको याद होने चाहिए। तो सुया जो है ये किनके टाइम पे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, अवंती वर्मन। क्या
अवंती वर्मन के टाइम पे जो फेमस इंजीनियर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुय्या, ग्रेट इंजीनियर इन एंशिएंट कश्मीर। अवंती वर्मन कौन है? ये है आपके फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बाबा भुट्टी एंड वकपति राज वर टू फेमस पोएट्स। देखो यहां पर फेमस पोएट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो फेमस पोएट पूछा जाएगा या कोर्ट पोएट पूछा जाएगा? तो बताओ, बाबा भुट्टी पे तो कई बार पूछा है कि बाबा भुट्टी किसका कोर्ट पोएट था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ललता द्वितीय। तो ललता द्वितीय मुक्ता पीड़ा, इनको समंद्र गुफ्त ऑफ कश्मीर भी बताया जाता है। फाइन, ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? ये आपकी कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो ये बाबा भुट्टी और वकपति राज, जब इन्होंने कन्नौज में अटैक किया था ना, कन्नौज को जीतने के बाद वहां से बाबा भुट्टी और वकपति राज को लेकर आए थे। तो ललता द्वितीय को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इनके फेमस आर्मी जनरल का नाम चनकुरिया था, ये भी याद रख लेना। फाइन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कंसिडर एज रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन कश्मीर। तो कश्मीर के अंदर रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर, जिन्होंने कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूल को शुरू करवाया, रियल फाउंडर पूछा गया है। शाबाश, इसका जवाब दो। रिंचन, शमसुद्दीन, बाबा बुलबुल शाह या सुल्तान सिकंदर। सो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, शमसुद्दीन। क्या है? शमसुद्दीन। फाइन, शमसुद्दीन क्यों है? क्योंकि ध्यान से सुनना, एक है रिंचन, रिंचन को बताया जाता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। क्योंकि जब रिंचन आपको मालूम होगा ही वॉज नॉन मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं थे। रिंचन ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, इस्लाम कबूल किया था। तो मुसलमान बनने के बाद रिंचन ने अपना नाम क्या रखा था? सुल्तान सदरुद्दीन। बाबा बुलबुल शाह के जरिए वो मुसलमान बने थे, अपना नाम सुल्तान सदरुद्दीन रखा था। लेकिन रिंचन की डेथ के बाद भी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे फिर से कुछ टाइम के लिए हिंदू रूल आया था, तो इसलिए उनको रियल फाउंडर नहीं बताया जाता, बट ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे जब शाहमीर रूलर आए, शाहमीर का रूल स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद एक काफी लंबे टाइम तक यहां पर मुस्लिम रूल रहा था, इसलिए उनको शाहमीर को बताया जाता है रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन कश्मीर। और शाहमीर जब राजा बने थे तो उन्होंने अपना नाम शमसुद्दीन रखा था, तो वो मैंने यहां पे अगर शाहमीर डाला होता तो शायद आप लोगों को आसानी हो जाती। तो शमसुद्दीन कौन है? ये कोई और नहीं, यही आपके सुल्तान शाहमीर है। आई बात समझ? फाइन, तो ये डाउट्स रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे माइंड में आ गई, लास्ट टाइम जब मैंने आपको इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने वहाँ पर बताया था इंडियन इकोनॉमी जो है ये एक ओपन इकोनॉमी की एग्जांपल है। तो बच्चे वहाँ पर नीचे से कमेंट लिख रहे थे, नो सर नो सर, मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बड़ा अफसोस होता है कि चीज़ें क्लियर नहीं है एस्पिरेंट्स को, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है जिससे एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है एस्पिरेंट्स को। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला चलो टॉपिक में बाद में लास्ट पे क्लियर करवाऊंगा, जिन लोगों को इसमें डाउट है मैं बताऊंगा कि क्या है ओपन इकोनॉमी क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड कश्मीरी साना या कश्मीरी ईरा टू कमेमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम इन 1320। तो आपको मालूम होगा 1320 में रिंचन ने इस्लाम कबूल किया था, रिंचन मुसलमान बन गया था थ्रो बाबा बुलबुल शाह। तो इस पीरियड को एक रेफरेंस पीरियड लेकर किस राजा ने कश्मीरी ईरा स्टार्ट किया था? कश्मीरी ईरा का मतलब है कि कश्मीर का अपना एक कैलेंडर स्टार्ट कर दिया था। फाइन, जैसे कि आज कौन सा हम लोग दुनिया में कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? जीसस क्राइस्ट का करते हैं ना, हम कहते हैं 2024 ईसवी, ईसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट। तो इसका मतलब है कि वो आज से 2024 साल पहले आए थे। इस्लाम में हिजरी कैलेंडर फॉलो किया जाता है। हिजरी का मतलब क्या है? कि प्रॉफिट मोहम्मद ने हिजरत की थी, फ्रॉम मक्का टू मदीना चले गए थे, ओके, आज से 1450 साल पहले। फाइन, तो इसी तरह से कश्मीर का अपना एक पीरियड स्टार्ट किया गया था, कश्मीरी साना। किस चीज़ को रेफरेंस लेकर? कि राजा रिंचन इस साल मुसलमान बने थे, तो वहां से आगे उस पीरियड को शुरू किया था। किस राजा ने? क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन बी, शाहमीर। तो शाहमीर उनके अच्छे फ्रेंड थे, ये बात भी याद रख लेना, कॉन्टेम्परेरी थे, साथ में लड़ाई लड़ी है, अच्छे दोस्त थे। तो शाहमीर जो है, इन्होंने फिर जब ये राजा बन गए थे, शाहमीर डायनेस्टी शुरू हुई थी, फिर इन्होंने ये कश्मीरी साना पीरियड जो है ये शुरू किया था कश्मीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9,
लनकर चक वाज फेमस आर्मी कमांडर ऑफ, लनकर चक किसके आर्मी कमांडर थे? तो ये आर्मी कमांडर भी जो है ना इंपॉर्टेंट आर्मी कमांडर, ये भी याद रख लेना। जैसे अभी मैंने आपको बताया चनकुरिया किसका आर्मी कमांडर था? ललिता द्वितीय का था। ठीक है, जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह किसके कमांडर थे? गुलाब सिंह के अंदर और रंजीत सिंह के अंदर जी के अंदर उन्होंने काम किया है। फाइन, तो इंपॉर्टेंट आर्मी कमांडर्स ये भी याद रख लेना। इंपॉर्टेंट पोइट्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस, ये चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। 9 का बी, शाहमीर, शाहमीर के ही थे। तो ये लनकर चक, रिंचन, शाहमीर, बाबा बुलबुल शाह, कोटा रानी एक ही टाइम पे थे सारे। फाइन, एक ही टाइम पे थे। तो लनकर चक जो है ये किसके आर्मी कमांडर थे? जब शाहमीर राजा बन गए, शाहमीर डायनेस्टी शुरू हुई, तो उनके अंडर लनकर चक ने काम किया था। और ये चक ऐसे आराम आराम से पावर में आते गए और लास्ट पे चक डायनेस्टी यहाँ पे शुरू हो गई। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर भी कुछ लेक्चर ट्रिपल एस पे लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना उनको, 2x पे देख लेना, वहां से भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर। बताओ भाई, कश्मीर का पहला मुगल गवर्नर। अब देखो एक और चीज आ गई यहाँ पे कि ये गवर्नर्स भी याद रखने पड़ते हैं। फाइन, जो हर एक डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है, मुगल गवर्नर, अफगान गवर्नर, ये भी याद रख लेना। तो फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? जफर खान, मलिक कफूर, अली मर्दान खान या फिर कासिम खान? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपके कासिम खान। तो कासिम खान जो है ये पहले मुगल गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो 1856 के अंदर इन्हीं के अंडर जो है अकबर ने कश्मीर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग कार्व्ड आउट कश्मीर एज ए सेपरेट प्रोविंस? तो कश्मीर को सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस दिया गया था। देखो हुआ क्या था, आपको मालूम होगा, जब मुगल्स ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया तो अकबर ने अटैक किया था सबसे पहले, ना तो बाबर ने किया ना तो हुमायूं ने किया। आल्दो उन्होंने किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे, लेकिन अकबर जो है वो सक्सेसफुल रहा था 18 नहीं 1586 के अंदर। ये डेट भी याद रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी, कौन से साल जो है अकबर ने कश्मीर को एनेक्स किया था। तो 1586 के अंदर जो है अकबर ने कश्मीर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया था। तो जब कश्मीर को अपने कंट्रोल में लिया तो इसको उन्होंने अलग सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस नहीं दिया, इसको काबुल के साथ जोड़ा था, काबुल प्रोविंस का पार्ट इसको बनाया था। लेकिन बाद में कौन सा राजा आया था जिसने कश्मीर को अलग प्रोविंस का स्टेटस दिया था, ये क्वेश्चन है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी। ना तो अकबर ने दिया ना तो जहांगीर ने दिया, शाहजहां थे, शाहजहां ने सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस दिया था कश्मीर को। फाइन, क्वेश्चन नंबर 12, विच पीरियड इज रेफर्ड एज डार्क एज ऑफ कश्मीर? इनमें से किस पीरियड को डार्क एज कहा जाता है? डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी इनके टाइम पे और लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था। कौन सा पीरियड है? मुगल रूल, सिख रूल, अफगान रूल या फिर डोगरा रूल? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का है आपका ऑप्शन 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 सी, अफगान रूल। तो ये अफगान जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लोगों को परेशान किया था यहाँ पे। फाइन, तो इस वजह से बताया जाता है कि ये जो अफगान रूल है इसको एक डार्क पीरियड बताया जाता है कश्मीर की हिस्ट्री का। जैसे कि आपको मालूम होगा इनके जो पहले अफगान गवर्नर थे अब्दुल्ला खान इसाक, उनको तो जाना ही जाता है, रिगार्डेड एज सिंबल ऑफ टायरेनी। बहुत सारी बुक्स के अंदर उनको सिंबल ऑफ टायरेनी लिखा है, यानी कि जुल्म की एक निशानी, जुल्म का एक सिंबल थे वो, इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया करते थे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा है लास्ट अफगान गवर्नर, लास्ट अफगान गवर्नर कौन है? ऑप्शन क्या है? अब्दुल्ला खान, आमिर खान, जवान शेर, अत्ता मोहम्मद या फिर जबर खान? तो इसमें याद रख लेना जो अब्दुल्ला खान है ये फर्स्ट थे। क्या? अब्दुल्ला खान इसाक ये फर्स्ट थे, फर्स्ट अफगान गवर्नर, इनको ही सिंबल ऑफ टायरेनी कहा जाता है। फाइन, आमिर खान जवानसार जो है ये भी अफगान गवर्नर रह चुके हैं और अमीरा कदल जो है वो इन्होंने ही बनवाया है, शेरगढ़ी फोर्ट जो है वो भी इन्होंने ही बनवाया है। ओके, इसी तरह से जो है अत्ता मोहम्मद ये भी अफगान गवर्नर रह चुके हैं। लेकिन लास्ट अफगान गवर्नर जो है, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जबर खान। तो जबर खान लास्ट अफगान गवर्नर रह चुके हैं और इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो है 1819 के अंदर रंजीत सिंह जी कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्टर जैकमोंट, अ फ्रेंच बॉटनिस्ट एंड एक्सप्लोरर, कंडक्टेड बोटेनिकल सर्वे इन J&K ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो बताइए किनके रूल पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बोटेनिकल सर्वे कंडक्ट करवाई गई थी और किसने की थी? विक्टर जैकमोंट, फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन ए, महाराजा रंजीत सिंह जी ऑफ सिख अंपायर। क्वेश्चन नंबर 15, गुलाबनामा इज रिटन बाय। बताओ भाई, गुलाबनामा जो है ये बुक किसने लिखी है? शाबाश। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ना जम्मू की हिस्ट्री की, डोगरा हिस्ट्री की। बहुत सारे सोर्सेज है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। वंशवलीस के बारे में पढ़ा है, गणेश दास भदेरा राजदर्शनी जो उन्होंने लिखी है। इसी तरह से गुलाबनामा है, ये गुलाबनामा किसने लिखी है? तो गुलाबनामा बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर क्या है? दीवान कृपाराम। दीवान कृपाराम जी ने जो है आपकी गुलाबनामा लिखी है। और यहाँ पर देखो एक और नाम दिया है, डॉक्टर SS चरक। ये SS चरक कौन है? इन्होंने गुलाबनामा, जो गुलाबनामा जब लिखी गई थी ना, उसको पर्शियन में लिखा गया था, ठीक है, उसको इंग्लिश में डॉक्टर SS चरण जी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 16, इट वाज डैश डैश who innovated the Dogra script for the first time which came to be known as Ganma। डोगरा स्क्रिप्ट को पहली बार किसने बनाया गया था, दुनिया के सामने लाया गया कि डोगरा स्क्रिप्ट है? राजा बाहुलोचन, राजा झांबुलोचन, राजा शक्तिकरण, राजा डोगर गनमत। बताइए क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब क्या है? ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो छोटे बच्चों को क्विज में करवाया जाता है ना, स्कूल में किया होगा, खास करके जो जम्मू रीजन के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा शक्तिकरण। तो राजा शक्तिकरण जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, आपको रणबीर सिंह जी का भी रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ये याद रखना रणबीर सिंह जी ने उसको मॉडिफाई करवाया था। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ना, वो राजा शक्तिकरण जी ने बनवाई थी। और कहाँ से लाई थी, किसी को पता है? कोई मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएगा डोगरी स्क्रिप्ट को किस स्क्रिप्ट से ड्राइव किया था। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, शादरा स्क्रिप्ट थी या ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी। मुझे इसका जवाब देना, किस स्क्रिप्ट से इसको लाया गया था। ओके, फाइन। तो राजा शक्तिकरण अग्निगीर अंपायर को बिलोंग करते थे ये। राजा बाहुलोचन, उसके बाद राजा जाम्बुलोचन, उसके बाद राजा शक्तिकरण। फाइन। हु इज़ द फाउंडर ऑफ देव डायनेस्टी? तो देव डायनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जम्मू की। जब कश्मीर में आपकी शाहमी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो उस वक्त जम्मू के अंदर देव डायनेस्टी रूल कर रही थी। बहुत बड़ी डायनेस्टी, बहुत बड़ा एम्पायर रह चुका है, लगभग 400 450 साल तक इन्होंने रूल किया है। शाबाश। फाउंडर ऑफ देव डायनेस्टी, तो देव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? सूरजदेव, मालदेव, जोधदेव या धूरोदेव। तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा सूरजदेव। तो राजा सूरजदेव जो है इनको बताया जाता है फाउंडर ऑफ देव डायनेस्टी। और चलो लास्ट रूलर भी इस डायनेस्टी का याद रख लेना, राजा जीत, JIT, ठीक है, यहाँ JEET होगा। तो राजा जीत सिंह जो है ये लास्ट रूलर है देव डायनेस्टी के। फर्स्ट रूलर कौन है? फर्स्ट रूलर है सूरजदेव। ओके, क्लियर है? ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और डाउट उठ सकता है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी बाकी डायनेस्टीज भी, जो जम्मू की बाकी डायनेस्टीज थी ना, अगर आपने अग्निगीर अंपायर के बारे में पढ़ा है, पांडव अंपायर के बारे में पढ़ा है, बौद्ध डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, राय डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, धार डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, तो एक और डाउट आता है एस्पिरेंट्स के माइंड में, सूरजधर। सूरजधर, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सूरजधर की अगर बात की गई, सूरजधर, तो सूरजधर ही वाज द फाउंडर ऑफ दहार डायनेस्टी। किसके? वो दहार डायनेस्टी के फाउंडर थे। और अगर सूरजदेव पूछा जाएगा तो सूरजदेव देव डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। तो दहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सूरजधर। और दहार डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है? बाजरधर।
फाइन। और बाजरधार के बाद जो है देव डायनेस्टी आई थी, और कौन लेकर आए थे? सूरज देव, ठीक है। और देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है? वो है जीत देव। फाइन। तो इन चीजों को अच्छे से माइंड में रखना, बाद में बोलते हो आपने गलत पढ़ाया, ठीक है। वो सूरजधर है, ये सूरज देव है। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, ये रूलर होना चाहिए, रूलर, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर डाई ड्यू टू एडिमा, इनमें से कौन सा रूलर है, उस रूलर की डेथ एडिमा की वजह से हुई है? बीमारी है एक, ड्रॉपसी, फ्लूइड रिटेंशन, ये फ्लूइड नहीं है, FLUID, फ्लूइड है, फ्लूइड रिटेंशन। जिस समय ना बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाता है, मतलब ऐसे आप डिप करोगे ना कहीं पे भी बॉडी में भी, वो पूरी उंगली अंदर चली जाती है, फ्लूइड रिटेंशन इसको बोलते हैं। तो इनमें से किस राजा की डेथ ऐसे हुई थी? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ड्रॉपसी दिया होगा, या फ्लूइड रिटेंशन दिया होगा, या एडिमा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, महाराजा गुलाब सिंह। फाइन। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट PM ऑफ JNK आफ्टर 1947 ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? तो 1947 के बाद, जब आपको मालूम होगा यहाँ पे काफी ज्यादा कियोस चल रहा था स्टेट के अंदर, तो उस वक्त पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे, अभी इलेक्शन की हालात नहीं है, तो पहले हम एक सरकार बनाते हैं, इमरजेंसी गवर्नमेंट समझो, काइंड ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट, जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, स्टेट को गवर्न करने के लिए। तो बाद में इलेक्टेड गवर्नमेंट बाद में बनाई जाएगी इलेक्शन के बाद। तो इंटरिम गवर्नमेंट का पूछा है कि इंटरिम गवर्नमेंट में पहले प्राइम मिनिस्टर, आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर में 1965 तक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, बाद में एक अमेंडमेंट की गई थी, और उसके बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता था, नाम चेंज करके चीफ मिनिस्टर, तो अदरवाइज पहले प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर ऑप्शन बी, मेहरचंद महाजन जी। फाइन। इलेक्टेड अगर पूछा जाएगा, इलेक्टेड कौन थे? फर्स्ट PM ऑफ JNK, इलेक्टेड PM वो शेख अब्दुल्ला, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बने थे आपके फिर? गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मैं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। अगर पूछा है आपसे फर्स्ट PM ऑफ JNK बिफोर 1947, 1947 से पहले, जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर की उपाधि लाई गई थी, पोजीशन लाई गई थी, तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? सर एल्बियन बैनर्जी। इनको महाराजा हरि सिंह जी ने अपॉइंट किया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट PM ऑफ JNK आफ्टर 1947, 1947 के बाद, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के, तो वो कौन है? मेहरचंद महाजन जी, ठीक है। और इलेक्टेड फर्स्ट PM ऑफ JNK आफ्टर 1947, इलेक्टेड PM, फर्स्ट इलेक्टेड PM ऑफ JNK वो है शेख अब्दुल्ला। क्या है? शेख अब्दुल्ला। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो थे आपके बख्शी गुलाम मोहम्मद। क्या? बख्शी गुलाम मोहम्मद। फिर आपको मालूम होगा 1965 के अंदर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, 6th अमेंडमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन 1965। तो यहां पे क्या होता था? यहां पे होता था सदरे रियासत, ठीक है। सदरे रियासत कौन? जो गवर्नर है उसको सदरे रियासत बोलते थे। और वजीर आजम हुआ करता था, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ओके। तो सदरे रियासत को गवर्नर बोलने लग गए, ठीक है। और PM को, ये जो वजीर आजम था, उसको चीफ मिनिस्टर बोलने लग गए। तो फिर चीफ मिनिस्टर जब 1965 में बना, तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? गुलाम मोहम्मद सादिक। और पहले गवर्नर, गवर्नर को बोलते थे पहले सदरे रियासत, ठीक है। अब गवर्नर बोलने लग गए 65 में। तो पहले गवर्नर करण सिंह, और डेप्टी गवर्नर भी हुआ करते थे यहां पे। अब कोई डेप्टी गवर्नर नहीं होता है। मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है। आपको मालूम है मैंने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, इंडिपेंडेंस डे सीरीज। तो इंडिपेंडेंस डे सीरीज में 2 लेक्चर है, एक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सिलेबस के अंदर है, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम 1947 से लेकर 2019 तक। तो 1947 से लेकर 2019 तक क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा उसमें 1947 वाला मैंने फोकस किया हुआ है, वो ज़रूर देखना, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। फाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 3 दिसंबर से, 3 या 4 दिसंबर से आपकी हमारी SSS की ऐप के ऊपर आपकी SI और NT की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएगी। GS की जो क्लासेस है वो मेरे द्वारा ली जाएंगी, नए बैचेस शुरू होंगे। आपने अगर पहले कोई बैच लेके रखा है, आप उसी बैच में रहो, आपको सब कुछ वहीं पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी नए कोर्सेज हमने लॉन्च की जहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, ये इस चीज़ का बेनिफिट होता है। तो लाइव क्लासेस होती है,
टाइमिंग होती है, लाइव क्लासेस होगी वहाँ पर, 1 to 1 इंटरेक्शन होती है, क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे डिस्कस होते हैं, अलग से टीचर के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्लास नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, मॉक टेस्ट भी आपके चलते हैं, जैसे अभी कांस्टेबल बैच के अंदर आपके चल रहे हैं। तो ये ऐप पे क्लासेस होती है, लंबी क्लासेस होती है, 1.5 घंटे की, 1 घंटे से नीचे कोई क्लास नहीं होती है। तो ये वहाँ पे लाइव क्लासेस में बेनिफिट होता है, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो वहाँ पर लाइव क्लास के अंदर आप पूछ सकते हो। तो ये ट्रिपल एस की ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वहाँ पे जो प्राइजेस दिए होंगे वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाया करो स्क्रॉल करके, वहाँ पर ऑफर हमेशा होता है, वो ऑफर पे क्लिक किया करो, कोड दिया हो तो उस पर क्लिक किया करो, तो वहाँ से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते दामों पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल जो हमारा टॉपिक होगा, कल हमारा टॉपिक होगा आपकी ज्योग्राफी, तो हम ज्योग्राफी और जे को भी रिवाइज करके आना, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ये, लेकिन कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।